वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी का यूनिट 2, जिसका नाम है ड्रग्स यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक एंड ई एंटी डिसऑर्डर्स, ई फॉर आई, एयर, नोज एंड थ्रोट। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिव्यू ऑक्यूलर स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस ड्रग थेरेपी, डिस्कस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स used in EE disorder, review the proper methods of instilling the EEN drops, utilize nursing process while taking care of clients using drugs related to EENT disorders. Anatomy of the eye आप सबको मालूम है। रूट्स फॉर ड्रग डिलीवरी, रूट्स कौन कौन से रूट से हम दे सकते हैं टॉपिकली। अगर लोकल की बात करें तो टॉपिकली हम आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, ऑइंटमेंट्स, अगर आइज़ के नीचे एडिमा वगैरह हो गया इंजेक्शन फॉर्म में, पेरीओरिकुलर एंड इंट्राओक्यूलर दे सकते हैं। सिस्टमेटिकली की बात करें तो ओरली और इंट्रावेनस भी हम दे सकते हैं। ड्रग्स पेनिट्रेशन, ड्रग्स का जो काम करने का रूट होता है वो कहाँ होता है? प्री कॉर्नियल एरिया, यहाँ पर हमने ड्रग्स को देना होता है, फिर ये कॉर्निया में जाता है, वहाँ से एंटीरियर सेगमेंट में, और उसके बाद एक्वस ह्यूमर में जाके डिज़ोल्व होता है। एक्वस ह्यूमर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है वो सारी की सारी चीज़ें यही होती है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर आपकी आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और वेस्ट को रिमूव करता है। तो आई से डिस्चार्ज आना, आई में कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, एक्वस फ्लूइड का बढ़ जाना, एक्वस फ्लूइड का कम हो जाना, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन रखना, सारा का सारा काम जो है वो किसका होता है? एक्वस ह्यूमर का होता है। वो फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कि मेडिकेशन को पेनिट्रेट करने का, मेडिकेशन को देने का प्रॉपर अमाउंट क्या होता है। ड्रग कंसंट्रेशन, आप कितनी ड्रग दे रहे हो, कितने ड्रॉप दे रहे हो, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, मतलब कि वो कितना टाइम काम करेगी। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उनकी विस्कोसिटी कम, उनकी विस्कोसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ये होता है कि कोई भी ड्रॉप अगर आपने दिया वो आपने सिर्फ रात में लेना है, 24 घंटे में एक दफ़ा आपने 2 कतरे सीधी आँख में, 2 कतरे उल्टी आँख में, और आप फिर 24 घंटे के बाद दे, तो उसकी विस्कोसिटी इतनी होती है कि अगर आपकी आइज़ में रेडनेस है, कोई इन्फेक्शन है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको वो काम करती है 24 घंटे तक। और किसी की विस्कोसिटी इतनी कम होती है कि डॉक्टर कहते हैं हर 2 घंटे के बाद 3-3 कतरे दोनों आँखों में, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी पे बात होती है। लिपिड वाटर सोलिबिलिटी उसमें शामिल होता है। पीएच मेंटेन करना होता है, जिससे आपके ब्लड का पीएच होता है 7.35 to 7.45। इसी तरीके से मेडिसिन का पीएच भी मेंटेन करना लाजमी होता है। कुछ मेडिसिन पे लिखा होता है रोशनी और नमी से महफूज रखें, कुछ पे लिखा होता है ठंडी जगह पर रखें। इसका मतलब ये होता है ताकि उसका पीएच ख़राब ना हो। सर्फेक्टेंट्स पे काम करें। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है कि जिस जगह पे आप उसको दे रहे हो, मतलब कॉर्निया पे आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपके जो सरफेस एरिया है उसको आपने प्रॉपरली पेनिट्रेट करना होता है। रेफ्लेक्स टेयरिंग, रेफ्लेक्स टेयरिंग का मतलब होता है जब भी हम मेडिसिन लेते हैं, आई ड्रॉप जब हम डालते हैं तो हमारी आई से टेयरिंग शुरू होती है, आँखों से आंसू आना शुरू होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे ही आप ड्रॉप्स डालते हो वो बेसिकली ना तो मेडिसिन होती है ना ही टेयर्स होते हैं, वो बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो भी आपके आंखों में गई होती है, फॉरेन पार्टिकल्स या कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो फ्लैश आउट हो रहा होता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है, तो इसको हमने निकाल देना चाहिए। प्रिजर्वेटिव, उसको आप किस तरह प्रिजर्व करते हो। प्रिजर्वेटिव कुछ मेजर्स होते हैं कि आपने उसको प्रॉपरली किस तरीके से यूज़ करना है। ड्रॉपर्स आते हैं, ड्रॉपर्स का इस्तेमाल करना होता है, आपने उसको हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स करती हैं। फॉर्म्स हमारे पास किन फॉर्म्स में होती है? सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन फॉर्म में होती है, ऑइंटमेंट्स एंड जेल। सॉल्यूशन की बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है सॉल्यूशन, और इसके फ़ायदे ये कि ईजिली इंस्टिल, ईजिली अप्लाई हो जाती है। लेस इंटरफेयर टू विजन, इंटरफेयर नहीं करती, विजन के साथ बहुत कम करती है, यानी कि बस डालने के बाद थोड़ी बहुत ही आंसू आते हैं, उसके बाद कोई ऐसा सीन नहीं होता। फ्यूअर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी कम होती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो शॉर्ट ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम, लेकिन इसका जो ऑक्यूलर आइज़ के साथ जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हम ड्रग डालते हैं, आंसू आते हैं। ड्रग क्या होती है? ड्रग्स ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं होती और वो ज़ाया भी हो जाती है, इसलिए देते हैं कि 2 घंटे बाद ड्रॉप, आँखों का खुश्की से बचाएं। एम्प्रीसाइजर इनकन्सिस्टेंट डिलीवरी, अगर आपने इनएक्यूरेट डोज नहीं ली और इनअप्रोप्रिएट तरीके से ली, मतलब कि आई में ड्रॉप लेने का तरीका होता है प्री कॉर्नियल एरिया पर आपने आई ड्रॉप को इंस्टिल करना है, जो अभी हमने पीछे प्रोसेस देखा। बट अगर आपने इस तरीके से नहीं लिया और अगर आपने जो है इनएक्यूरेट डोज लिए, इनएक्यूरेट डोज का मतलब होता है डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपने 2 ड्रॉप्स राइट आइज़ में लेने हैं,
2 ड्रॉप्स आपने लेफ़्ट आई में लेने हैं। आपने ऐसा नहीं किया, आपने 3 ड्रॉप्स ले लिए और एक में 4 ड्रॉप्स ले लिए, तो वो इनएक्यूरेट हो गया। ज़्यादा डोज लेने की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और कम डोज लेने की वजह से वो फ़ायदा नहीं करेगी। फ्रीक्वेंट कंटामिनेशन, उसके साथ बार बार कंटामिनेशन होगा, क्योंकि आपकी कुछ ड्रॉप्स होते हैं जैसे वॉलनट वगैरह, आँखों को खुश्की से बचाने के लिए हम कहते हैं कि हर 1 घंटे के बाद एक एक कतरा दोनों आँखों में डालिए, ठीक है। फिर सस्पेंशन फॉर्म में ये मस्ट भी रिसस्पेंड आपको करना लाजमी होता है। इसको आप यूज़ करने से पहले शेकिंग करें ताकि आपको एक्यूरेट डोज मिले। देखो इसमें क्या होता है कि कभी आपने लस्सी को देखा है, ठीक है। लस्सी जब हम बनाते हैं, लस्सी बनाने के बाद आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए गिलास में निकाल के रख दें। कांच वाले गिलास में निकाल के रखेंगे तो क्या होगा कि दही जो होता है वो सारा ऊपर की तरफ आ जाएगा और जितना भी पानी होता है, चाहे वो दही का हो या जो आपने ऐड किया होता है, वो सारा का सारा नीचे आ जाता है। वजह क्या होती है कि वो 2 चीज़ों से मिलके बनी। लस्सी के अंदर चाहे आप नमक डालो, चीनी डालो, पानी डालो, दही डालो, कितने सारे इसके अंदर ये चीज़ें हो गई है, तब जाके वो एक चीज़ बनती है। तो इस तरीके से आपकी ड्रग्स की जो बनती है उसमें भी यही होता है, लिपिड वाटर सोल्युबिलिटी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें, केमिकल्स होते हैं, फिर उसमें जो है रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जाके वो एक ड्रग तैयार होती है। तो उसका शेक करना लाजमी होता है ताकि उसको आप शेक करोगे तो वो इजीली मिक्स होकर आपको एक्यूरेट डोज मिल जाएगी। ऑइंटमेंट्स कंसिस्ट होता है कि पेट्रोलेटम एंड मिनरल ऑयल, यानी कि अगर आँखों के नीचे वाले हिस्से में या ऊपर वाले हिस्से में अगर स्वेलिंग वगैरह हो गई है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इंक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम से कॉन्टैक्ट टाइम भी इंक्रीज़ होता है कि आप लगा के सोच सकते हो, बट ये विजन में डिस्टर्ब करती है। जब आप लगा लेते हो तो आप आंखें नहीं खोल सकते। कहा जाता है कि अगर आप आंखें खोलोगे और ये आँख में चला गया तो ये नुकसान दे सकता है। जेल्स में आता है पॉलीमर बेस्ड एक्वस जेल, जिसमें ड्रग रिलीज़ होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, इरोजन ऑफ द जेल सरफेस। जेल सरफेस जैसे कि ये जेल है, अगर कोई स्वेलिंग वगैरह जेल अप्लाई किया जाता है वहाँ पर और ये डिफ्यूज़ हो जाती है। ड्रग्स फॉर आई डिसऑर्डर, यहाँ से आपका मेन जो यूनिट है जहाँ से MCQs आने हैं वो अब स्टार्ट हुआ है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ग्लूकोमा के लिए, ये आपके लिए फर्स्ट MCQs आ सकता है, ठीक है। ये जो ड्रग्स होती है बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। बीटा रिसेप्टर आपके सिलियरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करेगी, देयर बाय इसी के साथ साथ इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी कम करेगी। 2 मेडिसिन आती है, बेटेक्सोलोल, टिमोलोल। साइड इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट की बात करें ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन। लोकल इफेक्ट की बात करें ब्लड विजन, ड्राई आइज, फोटोफोबिया। बात यहाँ पर ये आती है कि हम तो आँख में कतरे ले रहे हैं, दिल पे इसका क्या काम है। तो दिल पे काम ये है कि जहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स आ जाए, तो बीटा ब्लॉकर्स हमने कहा था कि बीटा रिसेप्टर के 3 टाइप्स होती हैं। बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट किडनी में होता है। बीटा 2 कहाँ होता है, लंग्स, GI ट्रैक्ट एंड आपके स्टमक में होता है, यूट्रस में होता है, वेस्कुलर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। उसके बाद बीटा 3 कहाँ होता है, फैट सेल्स में होता है। तो ये चीज़ें तो आपके ओवरऑल बॉडी में है, फैट सेल्स वगैरह, वेस्कुलर लाइनिंग। तो इसीलिए जब आप बीटा ब्लॉकर्स लोगे तो लाजमी नहीं है कि वो आपकी आंखों पे इफ़ेक्ट करे, वो आपके हार्ट पर लाजमी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आपका हार्ट सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। जब आप ड्रग्स ले लेते हो तो आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को पता चल जाता है और सिग्नल पहुंचता है कि हाँ आपने कोई ड्रग्स ली है, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन है कि हाइपोटेंशन में हम नहीं देते, साइनस ब्रेडिकार्डिया, एवे ब्लॉक एंड COPD के पेशेंट में नहीं देते। एडिनर्जिक में क्या है, एडिनर्जिक एगोनिस्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, द डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। A4 एडिनर्जिक से याद कर लें कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करेगा, रिजिस्ट करेगा कि एक्वस आउटफ्लो ना हो, और साथ साथ में एक जो है मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक सब्सटेंस होता है, इसको ही स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करवाता है। तो जब ये CAMP को ब्लॉक कर देगा तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास एक ही एग्जाम्पल आती है A4। जब आप याद रखोगे एडिनर्जिक तो A के बाद फ़ौरन आ जाता है डी से आपके पास मेडिसिन आ जाएगी डिपिवेफ्रिन, जो कि एक प्रो ड्रग होती है एपिनेफ्रिन की। इसके अंदर हाई लिपिड सोल्युबिलिटी होती है, कॉर्निया को ये पेनिट्रेट करती है और रीडली देन एपिनेफ्रिन कॉर्निया को ज़्यादा पेनिट्रेट करती है फौरी तौर पर एपिनेफ्रिन से ज़्यादा, और ये कन्वर्ट होती है एपिनेफ्रिन में ओकुलर एंजाइम के थ्रू। ये एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि ये प्रो ड्रग होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी नज़र कमज़ोर है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ग्लासेस लगेंगे, ग्लासेस आपको लग गए, उसके बाद क्या होता है कि आपको
कोई ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं कि आपने ये 3 दिन तक इस्तेमाल करना है, तो वो आपके पास प्रो ड्रग होता है कि अगर ग्लासेस लगने के बाद आपकी आंखों से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, आपको कोई विजन प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या आपको हेडेक हो रहा है, तो उसके नतीजे में ये अपना काम करती है। एडवर्स इफेक्ट इससे क्या हो सकता है, माइल्ड रिएक्शन होता है जिसमें हेडेक, ब्रो एक यानी कि आईब्रो पेन, ब्लर्ड विजन, ओकुलर इरिटेशन, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन लीड करवा सकती है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। क्वेश्चन इन पेशेंट वेयर हाइपरटेंशन एंड डिसअरिथमिया। कंट्राइंडिकेशन कहाँ होगी, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में आप नहीं दे सकते क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है और ये रेडियल मसल्स को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जबकि हमें मीडियासिस यानी कि पिपल को डायलेट करना होता है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है, ये ड्रग्स स्टिमुलेट करती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को जो कि आपकी आइज़ में मौजूद होते हैं। ये ड्रग्स मियोसिस कोज करवाती है। मियोसिस का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्यूपिल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ साथ में एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। कैनाल ऑफ स्कैलम से, ये स्कैलम कैनाल होती है जहाँ से एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो आपकी आइज़ में होता है। एग्जाम्पल है इसके पास प्लोकार्पिन, इकोथायोफेट, फाइसोस्टिगमिन। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है कि ब्लर्ड विजन होगा, रेटिनल डिटेचमेंट हो सकती है यानी कि रेटिना अटैचमेंट अपनी खो देगा, डिक्रीज विजुअल एक्विटी, नज़र कम होती है, लोकल इरिटेशन, आई पेन एंड ब्रो पेन होता है। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कौन सी कैटेगरी आती है, साइक्लोप्लेजिक्स एंड मीडियाट्रिक्स। साइक्लोप्लेजिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि पैरालाइज करती हैं सिलियरी मसल्स को। प्लेजिक्स का मतलब होता है पैरालाइज। मीडियाट्रिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि प्यूपिल को डायलेट करती हैं। तो ये एजेंट प्राइमरीली यूज़ किया जाता है ताकि आप इजीली डायग्नोज कर सकें। कुछ ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर होते हैं, कुछ आई डिसऑर्डर होते हैं जिनकी डायग्नोज करने के लिए हमें प्यूपिल को डायलेट करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी आती है, एंटीकोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक एजेंट्स। एंटीकोलिनर्जिक ये क्या करवाती है, साइक्लोप्लेजिक, पैरालाइज ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड मीडियाटिक इफेक्ट डायलेट करवाती है। सबसे पहले मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करवाएगी। ये जब ब्लॉक हो जाएंगे तो जो प्यूपिल के अराउंड मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसके नतीजे में 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा या तो वो पैरालाइज हो जाएगा। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, हेडेक, आईब्रो पेन, एलर्जिक रिएक्शन, वर्सनिंग ऑफ नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसको अक्सर इंट्राओकुलर एग्जामिनेशन के लिए या इंट्राओकुलर सर्जरीज़ के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है जो कि पॉइजन है और इसको फाइसोस्टिगमिन के लिए ट्रीट किया जाता है कोलिनर्जिक एजेंट, यानी कि फाइसोस्टिगमिन इसका एंटीडोट है। अगर पेशेंट फाइसोस्टिगमिन लेगा तो हमने देखा था कि वो क्या हो रहा था, कोलिनर्जिक में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो जब अगर पेशेंट फाइसोस्टिगमिन ले रहा है तो अगर हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हम एट्रोपिन देंगे ताकि हम प्यूपल को डायलेट कर लें। एड्रेनर्जिक इफेक्ट में मीडियाट्रिक एजेंट है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को जो कि रेडियल मसल्स पर होते हैं। यहाँ पर रेडियल मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, लेकिन ये पिपलरी को डायलेट करवाता है। क्या करते हैं, जो एड्रेनर्जिक एजेंट्स होते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, लेकिन जब आप मीडियाट्रिक लोगे यानी कि फिनाइलेफ्रिन मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाने वाली ड्रग है जो कि मीडियासिस यानी कि पिपल को डायलेट करवाती है। इंडिकेशन इसको इंट्राओकुलर सर्जरीज, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्थेल्मिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स यानी कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो, फिलेब्राइटिस हो या अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं, ऑइंटमेंट्स देते हैं जो डायरेक्टली साइट ऑफ इन्फेक्शन इन द आई पे काम करते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है, सीवियर होता है, तो हमारे ये ज़रूरी है कि हम उसको ओरल एंटीबायोटिक्स भी दें और साथ साथ आई ड्रॉप्स भी दें। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास बेसिट्रेसिन, क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लेक्सासिन, ये ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में भी आता है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड टोब्रोमाइसिन। तो इससे आप याद कर सकते हो BCCETT। एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स कौन सी होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेस्क्राइब की जाती है ताकि इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर सके अगर कंजक्टिवा में हुई है, कॉर्निया, आईलिड और एंटीरियर ऑफ द आई बॉल। इसमें हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड आती है जिसमें शॉर्ट एक्टिंग हाइड्रोकोर्टिसोन, कॉर्टिसोन, प्रेडिंसोनॉल, HCP से आप इसको याद कर सकते हो, जैसे हम पढ़ते हैं HCl, इस तरह HCP से आप इसको याद कर सकते हो। इंटरमीडिएट में आता है ट्राइमेकोनोलोन एंड फ्लूप्रिडिंसोनोलोन, तो इसको आप TF से याद कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। लॉन्ग एक्टिंग में आता है डेक्सामेथाजोन एंड बेटामेथाजोन।
इंडिकेशन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड यूवाइटिस में दे सकते हो। एनसेट्स देते हैं ताकि पेन कम हो जाए, जिसमें आता है डाइक्लोफेनेक, किटरोलेक एंड फ्लूबिरोपेफिन। इंडिकेशंस में देते हैं स्क्लेराइटिस में देते हैं यूवाइटिस में। यूवाइटिस का मतलब क्या होता है? मिडिल आई में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्योंकि मिडिल आई को यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होता है, जहाँ पे सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती हैं, आइरिस होता है और आपका एक्वस फ्लूइड होता है, तो वहाँ पर उसको हम यूवीएल ट्रैक भी कहते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो यूवाइटिस हो जाएगा। प्री ऑपरेटिवली भी देते हैं, यानी कि ऑपरेशन से पहले, ताकि पिपल की डायलेशन मेंटेन रहे। नर्सिंग एजुकेशन क्या होगी इसके अंदर कि यूज़ द करेक्ट टेक्निक टू इंस्टिल आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट टू टीच अ क्लाइंट को आपने बताना है किस तरीके से उसने ड्रॉप्स लेना है, किस कैटेगरी में लेना है। जेंटली अप्लाई करें प्रेशर इनर कैंथस पर। इनर कैंथस यानी कि आई का जो नीचे और ऊपर वाला पार्ट होता है, इसमें हल्का सा प्रेशर अप्लाई करें ताकि वहाँ पर सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ठीक से हो जाए। और जब आप मायोटिक्स दो तो ईजीली, यानी कि पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ड्रॉप्स दो। सेम कंटेनर ऑफ ड्रग में बी यूज़ फॉर मल्टीपल डोजेस रेदर देन सिंगल डोज। कुछ कंटेनर होते हैं ड्रग्स के जिनको मल्टीपल डोज में इस्तेमाल किया जाता है सिंगल डोज के अलावा, यानी कि जैसे कि आपको कोई ड्रॉप दिया जाता है और कहा जाता है हर 2 घंटे के बाद 2-2 कतरों का इस्तेमाल करें। अवॉइड करें कि उसको टच ना करें। आईलैशेस वगैरह को कंटेनर के साथ, यानी कंटेनर जो आपको आई ड्रॉप की जो बोतल दी जाती है वो इंस्ट्रक्ट करें कि इसको डिस्कार्ड, अगर आपका जो आई ड्रॉप है सॉल्यूशन अगर डिस्कलर्ड हो जाए या क्लाउडी हो जाए तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें। वॉश हैंड्स, हाथों को अच्छी तरह धोना है बिफोर एंड आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द इन्फेक्टेड आई। इन्फेक्टेड आई में ड्रॉप डालने से पहले भी और बाद में भी, और सेपरेट टॉवल का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं वो ड्रग्स जो कि एयर पे इफेक्ट करती हैं। तो ये एनाटॉमी आप लोगों को पता ही है। तो ड्रग्स टू ट्रीट एयर इन्फेक्शन, सेवरल मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स होती हैं जिनको एयर डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी फंगल्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एयरवेग सॉफ्टनर होती हैं। एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल में आता है वो इन्फेक्शन हो जाना अगर मिडिल ईयर का, तो हम एंटीबायोटिक्स से एंटी फंगल देते हैं। जैसे कि ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो जाना, तो इसमें हमारे पास मेडिसिन आती है क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन एंड नियोमाइसिन। ये हम क्या करते हैं 2 से 3 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा और रात में लाजमी हम ये देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एयर ड्रॉप्स होते हैं। इन एयर ड्रॉप्स के अंदर एल्यूमिनियम एसीटेट होता है, और समटाइम जब माइल्ड इन्फ्लेमेशन होती है आउटर एयर की, तब ये ड्रॉप्स दिए जाते हैं। जब आप ड्रॉप लोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको स्लाइटली स्टिंगिंग सेंसेशन होती है, यानी कि वर्टिगो फील हो सकता है एयर ड्रॉप्स को अप्लाई करने के बाद, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। एयरवेग सॉफ्टनर देते हो कि जब एयरवेग ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है एयर कैनाल में, जैसे कि डोक्यूसेट, ऑलिव ऑयल, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिया हाइड्रोजन। मैंने इसको याद किया था डोसू के नाम से, DOS&U। तो डोसू के नाम से याद कर लें आप, डोक्यूसेट, ऑलिव ऑयल, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अदर ड्रग्स में आ जाता है अगर नोज़े वोमिटिंग भी साथ हो रही है, वर्टिगो हो रही है, ये कॉमन सिम्टम्स है। अगर इनर डिसऑर्डर होता है तो ये कॉमन सिम्टम्स है, तो इसको हम रिलीव करेंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे। एंटी हिस्टामिन में देते हैं बीटा हिस्टीन एंड हायोसाइन। ये डोज जो है वो 16 मिलीग्राम की टैबलेट होती है जो कि हम TDS देते हैं। फर्स्टली हम इसको 16 मिलीग्राम की देंगे और फिर हम डोज को कम कर देंगे तो 8 मिलीग्राम की टैबलेट हम इसको देंगे। इंस्टिलिंग किस तरह करेंगे, पेशेंट को देखेंगे, क्लिनिकल रिपोर्ट देखेंगे ताकि डॉक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको वेरीफाई कर सकें। हाथों को अच्छी तरह धोना है। असेंबल द नेसेसरी इक्विपमेंट, जो आपको इक्विपमेंट दी गई है कि एयर ड्रॉपर्स होता है तो उसका इस्तेमाल करना है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना है और अपने उसके हेड को जो है वो अनअफेक्टेड साइड पे टर्न करना है। जैसे राइट साइड का इन्फेक्शन है तो आपने उसको लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है और राइट में आपने ड्रॉपर से ड्रॉप को डालना है। जेंटली आप पहले क्या करोगे, एयर को क्लीन करोगे, डैम्फेस क्लॉथ एंड देन ड्राई द एयर। आपने उसको साफ़ करवा के आपने एयर को जो है ड्राई भी करना है। ड्रॉ द मेडिकेशन, ड्रॉपर के ज़रिए आपने मेडिकेशन देनी है। इंस्टिल द प्रिस्क्राइब अमाउंट, जो अमाउंट बताई गई है मेडिकेशन की 1 ड्रॉप एट अ टाइम देना है। प्लेस अ कॉटन बॉल लूजली, आपने कॉटन बॉल को जो है एयर की जहाँ से ओपनिंग हो रही है उस कैनाल में अगर एक्सेस मेडिकेशन चली गई है, ज़्यादा मेडिकेशन हो गई है और एयर जो है वहाँ पर फुलनेस फील हो रही है, तो वो आप उसको रिमूव कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो कॉटन से। इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि वो 10 से 15 मिनट तक वहीं पर ही मौजूद रहे, इस तरह लेटा रहे ताकि मेडिकेशन एब्जॉर्ब हो जाए। और इस पीरियड के बाद पेशेंट को अपने असिस्ट करना है, कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बिठाना है। नर्सिंग केयर एंड पेशेंट टीचिंग क्या होगी, इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है अपने एयर कैनाल में इंसर्ट ना करे। जैसे कि जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे कुछ लेडीज़ या ख़वातीन होती हैं वो क्या करती हैं कि बाल में से
पिन को निकाल के वही लगाना शुरू हो जाती हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि वो ड्रग जो दी गई है प्रेस्क्राइब वही ले। टीच करना है क्लाइंट को कि जो ड्रग्स एक्सपेक्टेड हैं, इफेक्ट्स हैं, मतलब कि वो ड्रग्स जिनके कुछ एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स हैं, नोजिया वोमिटिंग होना, साइड इफेक्ट्स होना, तो वो बताना है डॉक्टर को कि अगर आपको इफेक्ट्स हो रहे हैं। फिर अपने क्लाइंट को कहना है कि कम्प्लीटली इंटायर कोर्स आपने करना है मेडिकेशन का। अगर आपसे कहा गया है कि 1 हफ्ते आप ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, तो आपने लाजमी करना है। क्लाइंट को प्रोन पोजीशन में जब आप लिटाते हैं, जब अगर वो ओटाइटिस मीडिया का है आफ्टर स्विमिंग, अगर उसको स्विमिंग इन्फेक्शन हो गया, मतलब कुछ लोग होते हैं ज़्यादा स्विमिंग करते तो उनको आउटर एयर का इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आपने उसको प्रोन पोजीशन में लिटा के वार्म वेदर देना है और इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपनी एयर कैनाल को ड्राई रखे। फिर इंस्ट्रक्ट करनी है कुछ टेक्निक के वो ड्रॉप इंस्टॉलेशन किस तरह करता है, कान में ड्रॉप डालने का तरीका बताना है। अब वो ड्रग्स जो कि नोज़ पे इफेक्ट करती हैं एंटी हिस्टामिन होते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। ये हम कब देते हैं, जब कंजेशन को ट्रीट करना हो, रनी नोज़, ईचिंग, जब पेशेंट सफ़र कर रहा हो कि उसको एलर्जिक अटैक या इन्फेक्शन हुआ है। तो एंटी हिस्टामिन डिफरेंट फॉर्म में आती है, जैसे कि कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड, आई ड्रॉप्स, इंजेक्शन, नेज़ल स्प्रे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास सेट्रेजाइन, लोराटिडाइन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन यानी कि बेनेड्रिल। तो सेट्रेजाइन 10 मिलीग्राम टेकिंग वंस डे, दिन में एक दफ़ा। बेनेड्रिल 25 मिलीग्राम, 1 से 2 कैप्सूल। साइड इफ़ेक्ट इससे क्या है, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, थ्रोट, डिजीनेस, हेडेक, अपसेट स्टमक, थिकनिंग ऑफ म्यूकस हो सकता है। डीकंजेस्टेंट में क्या होता है, मेन एक्शन होता है कि अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना, जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल्स की, यानी कि उसको नैरो करता है, जिसके नतीजे में स्वेलिंग कम होती है और इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। और एयर फ्लो जो है वो म्यूकस, एयर का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है ताकि एयर जाए और म्यूकस ड्रेन हो जाए, यानी कि जो स्पूटम वगैरह है वहाँ पर वो ड्रेन हो जाए। तो डीकंजेस्टेंट इसीलिए देते हैं ताकि कोई ऐसी कंडीशन जो कि नेज़ल और आई कंजेशन के लिए, जैसे कॉमन कोल्ड, है फीवर, रेनाइटिस, साइनसाइटिस और एलर्जी को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल स्यूडोएफेड्रिन, फिनाइलएफेड्रिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन। डोजेस क्या होती है, अडल्ट के लिए 30 to 60 मिलीग्राम ओरली हर 4 से 6 घंटे के बाद। बच्चों के लिए 30 मिलीग्राम ओरली हर 4 से 6 घंटे के बाद। नेज़ल स्प्रे 1 से 2 स्प्रे, दोनों नोस्ट्रिल में, राइट और लेफ्ट में 2 से 3 दफ़ा दिन में। साइड इफ़ेक्ट कन्फ्यूजन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस एंड हेलुसिनेशन भी हो सकती है। इंस्टिलिंग नोज़ ड्रॉप्स किस तरह दोगे, नोज़ ड्रॉप्स आपने सस्पेंशन फॉर्म में होता है, तो शेक करना है उसको पहले, जेंटली बिलो योर नोज़ सो दैट यू नोस्ट्रिल्स आर क्लियर। आपने ये जो हेड इसका ऊपर की तरफ हुआ हुआ है, तो आपने नोज़ को इस तरह ऊपर की तरफ करना है ताकि आपके नोस्ट्रिल नज़र आए। हाथों को अच्छी तरह धोना है, बोतल को लिड ऑफ करने से पहले, कैप खोलने से पहले बोतल को अच्छी तरह होल्ड करना है, ड्रॉपर लेना है, नोस्ट्रिल्स के ऊपर की तरफ आपने जेंटली स्क्वीज़ करोगे, उसको प्रेस करोगे तो करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपके नोस्ट्रिल में चले जाएंगे। टेक केयर करना है कि नोज़ को टच ना करें, एयर ड्रॉपर और बोतल से नोज़ टच ना हो। अपने हेड को जो है टिप बैक यानी कि ऊंचा ही रखना है कुछ मिनट तक, ताकि ड्रॉप्स जो हैं वो आपके बैक ऑफ द नोज़ तक ड्रेन हो जाए। रिपीट करेंगे ये प्रोसीजर दूसरे नोस्ट्रिल में भी, और एडवाइस जो डॉक्टर ने दी है वो भी आप साथ साथ उसको बताते रहेंगे। फिर आपने क्या करना है, बोतल को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, टेक केयर नॉट टू टच, आपने जो है टच नहीं करना बोतल के टिप को या ड्रॉपर को अपने फिंगर से। और अगर आपने ड्रॉपर को अलग रखना है तो आप इसको किसी भी ऐसी जगह पे नहीं रखोगे, जैसे टेबल, चेयर या किसी भी कपड़े पे आप उसको नहीं रखोगे, क्योंकि इससे कंटामिनेशन हो सकती है। फिर हम देखते हैं वो ड्रग्स जो कि थ्रोट पे अप्लाई की जाती है, ड्रग्स फॉर थ्रोट एंटीटूसिव्स होती हैं। ये ड्रग्स जो होती हैं ये कफिंग को सप्रेस करती हैं, एक्टिविटी ऑफ कफ को कम करती हैं। कफिंग सेंटर जो होता है आपके ब्रेन में उसकी एक्टिविटी को कम करती है ताकि कफिंग कम हो। एंटीटूसिव एजेंट्स जो होते हैं ताकि ड्राई कफ से रिलीफ मिल सके, कोडाइन, फोलकोडाइन, नेस्कोपाइन एंड हमारे पास आती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। फोलकोडाइन 10 to 15 मिलीग्राम 3 और 4 टाइम्स अ डे। नोस्कोपाइन 15 मिलीग्राम, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 15 मिलीग्राम TDS। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ड्राउजीनेस, हेडेक एंड ब्लड विजन होगा इससे। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है एक्सपेक्टोरेंट्स। ये एजेंट्स जो होता है ओरली दिया जाता है ताकि रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को लिक्विफाई कर सके और ये इजी तौर पे रिमूव हो जाए, यानी कि जो स्पूटम होता है वो तो बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता बिल्कुल। उसको हम कहते हैं कि वो अंदर की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। तो जब हम एक्सपेक्टोरेंट देते हैं तो लिक्विफाई करता है, स्पूटम की थिकनेस को कम करता है, स्पूटम का वॉल्यूम तो बढ़ाएगा लेकिन स्पूटम को जो है विस्कोसिटी कम करेगा। वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ का वॉल्यूम क्या है अभी कम है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती रहेगी उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा और उसकी विस्कोसिटी कम होती रहेगी। तो इसीलिए स्पूटम जैसे जैसे थिन होता रहता है ताकि उसको रिमूव करें, फिर जैसे आपको कफिंग होगी स्पूटम आपका बाहर निकल जाएगा। टेम्परेरी रिलीफ करती है कफ को ताकि माइनर थ्रोट प्रॉब्लम हो या ब्रोंकियल इरिटेशन हो
म्यूकस को लूज़ करती है और ब्रोंकियल सिक्रेशन को भी कम करती है। गुआफेंसिन पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम साल्ट। गुआफेंसिन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है और ये स्पूटम के वॉल्यूम को बढ़ाती है, स्पूटम की विस्कोसिटी को कम करती है। डोज गुआफेंसिन के 100 to 200 मिलीग्राम BD। पोटेशियम आयोडाइड साल्ट 300 मिलीग्राम TDS। साइड इफ़ेक्ट में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, रैशेस एंड हेडेक हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट PPT। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो उसको क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।